जादुई थाली। अजी क्यों जिद पर तने हुए हैं? धरती पर खड़े होने का बल नहीं बचा तुम्हारे शरीर के भीतर। राम ना करे तुमको कुछ हो गया तो इस बुढ़ापे में मैं किसके सहारे काटूंगी? पन्ना, अगर जाऊंगा नहीं तो कमाऊंगा क्या? फिर खाएंगे क्या? ये पापी पेट तो नहीं मानेगा ना। कितना आस लगाई थी कि मेरे दोनों बेटे राम लखन बनकर हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, मगर लुगाइयों के आते ही गिरगिट की सी चाल बदल दिखाई उन्होंने। बेटों के छोड़ जाने के बाद 60 वर्षीय गजोधर अपनी पत्नी पन्ना के संग गांव के अंतिम छोर में बसे नदी के किनारे एक गुमटी डालकर गुजर बसर कर रहे थे। अच्छा, मैं जाता हूँ, तुम भीतर से किवाड़ कस लो। घर का दाना पानी चलाने के खातिर गजोधर सारा दिन सड़कों पर घूमकर कबाड़ टटोलता और उन्हें बोरियों में भरकर मोहसिन भंगार वाले के हाथों बेचा करता था। राम राम मोहसिन भाई, ये लो, जल्दी से इस कबाड़ का भार तोलकर दाम दे दो। ये लो चचा जान, 15 किलो कबाड़ था जिसके कुल मिलाकर बनते हैं 150 रुपया। अरे जो भी बन पड़ता है दे दो भाई। गजोधर उन पैसों के मुट्ठी में बांधकर घर लौटते हुए खुद से बतियाते हुए बढ़ता जा रहा था। एक सवेर से सांझ तक घुमक्कड़ की तरह किवाड़ बिन चुनकर भी सिर्फ 150 रुपए हाथ लगे हैं। ये तो बनिए की उधारी चुकाने में ही बराबर हो जाएगी। आज का राशन पानी कैसे मोल लूंगा? गजोधर को जो बात पूरे रास्ते खलती है उसके संग वही होता है। बनिया उसे पैसे लेने के बाद अपना पल्ला झड़पते हुए उसे दुकान से भगा देता है। क्या बात है जी, आप परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? पन्ना, धिक्कार है, जो मैं भरसक तुम्हारा पेट भी नहीं पाल सकता। चुप हो जाइए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और फिर ये क्या कम है कि हम थोड़े में भी संग हैं? सीमित भंडारण होने के चलते जहां बुढ़ापे की उम्र में उन्हें अत्यधिक पोषक तत्व से परिपूर्ण आहार खाना था, वहां बूढ़े दंपति आधा पेट खाकर एक दूसरे के आगे अपनी झूठी तृप्ति भरा रुझान प्रकट करते हैं। हर एक दिन गजोधर सड़क पर घूमकर जो कबाड़ चुनता, उसी से वह रात में अपने पेट की आग को बुझा पाते थे। एक रोज जब गजोधर घर लौटते हुए कहता है, सवेरे से अब तक एक पैसे का भी कबाड़ नहीं दिखाई पड़ा। एकाएक उसकी बूढ़ी निगाह रास्ते के बीचों बीच पड़ी एक साधारण थाली पर जाती है। गजोधर उसे लेकर घर आकर अपनी पत्नी को देता है। पन्ना, ये देखो, मुझे चौराहे के बीचों बीच ये थाली मिली। इसकी चमक और दमक देखकर तो ऐसा लग रहा है कि किसी बर्तन व्यापारी के ट्रक से गिर पड़ी थी। आज आपको इसी थाली में खाना परोसती हूँ। पन्ना उस थाली को धो पोंछ कर उसे गजोधर के आगे बिछाकर जैसे ही उसमें थोड़ा सा चावल परोसती है, थाली के चारों ओर एक तेज चुभने वाली चमक प्रकाशमान होती है और दोनों की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। अरे तुमने तो इसमें जरा सा चावल का कतरा डाला था, फिर ये थाली अपने आप चावल से लबालब कैसे भर गई? कहीं ये माँ अन्नपूर्णा की दया तो नहीं है? मुझे तो ये माया इस जादुई थाली की लगती है। देखो, एकाएक इस थाली का रंग भी साधारण से सुनहरा हो गया। जादुई थाली का पुख्ता प्रमाण जानने के खातिर पन्ना थाली के भीतर के चावल को निकालकर इस बार उसमें कच्चा दाल डालती है। जादुई थाली एक बार फिर अपनी माया को प्रकट करती है। मैंने इस थाली के भीतर दाल के चुनिंदा दाने डाले थे, मगर इसका पूरी तरह भरना इसके जादुई होने का पुख्ता प्रमाण दे चुकी है। काश कि हमारे पास कुछ पैसे होते तो हम उसे भी इस जादुई थाली के सहारे बढ़ा सकते थे ना पन्ना। पैसे ना सही, मगर अब ये जादुई थाली पैसे कमाने का जरिया जरूर बनेगी। मगर कैसे? पन्ना टोकरी में पड़े अल्प सब्जियों को जैसे ही जादुई थाली में डालती है, थाली के भीतर सैकड़ों सब्जियों की भरमार लगकर जमीन पर गिरने लगती है। अरे इस जादुई थाली के तो खेल निराले हैं। एक ही क्षण में कैसे एक आध सब्जियों को ठेला भर सब्जियों में बदल डाला। जादुई थाली से मिले सब्जियों को बड़े से टोकरी में भरकर बूढ़ा गजोधर उन्हें माथे पर लाद कर बेचने के लिए चल पड़ता है। सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जियां ले लो, पालक, गोभी, आलू, ये लो भैया रास्ते का माल सस्ते में, सब्जी ले लो। गजोधर को यूं सब्जी बेचता देख गांव की झुमरी बोल पड़ती है, अरे ओ सब्जी वाले बिहारी बाबू, का भाव बेचत हो ई भाजी तरकारी? एकदम सस्ता और सारी सब्जियां एकदम कच्ची और ताजी हैं। झटपट से 1 किलो आलू और 1 किलो पालक तौल दो। गजोधर झुमरी को सब्जी तौल कर दे देता है। तभी झुमरी उसे पैसे देते हुए कहती है, अरे ये रास्ते का माल सस्ते में का मतलब था?
झुमरी की बात सुनकर गजोधर मन में कहता है, अब क्या कहूं कि ये सब्जी जादुई थाली की देन है जो मुझे रास्ते में पड़ी मिली थी, तभी तो रास्ते का माल सस्ते में बोलकर बेच रहा हूँ। गजोधर बाजार में जाकर अपनी सारी सब्जियां बेचकर कमाए हुए पैसे लेकर घर आता है। पन्ना, ये रही आज की कमाई। पन्ना जादुई थाली को जमीन पर रखकर जैसे ही एक सिक्का थाली के भीतर डालती है, वह 10 सिक्के बन जाते हैं। इसका अर्थ इस जादुई थाली की खासियत यह है कि जो कुछ भी इसमें एक अंश डाला जाएगा, ये उसे 10 गुना करता है। फिर पन्ना एक साथ सभी सिक्के और नोटों को जादुई थाली में एक साथ डालती है कि सिक्के लावे के फूटने की सी ध्वनि करते हुए थाली को ऊपर तक भर देते हैं। जादुई थाली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इन चंद पैसों को अपने जादू से इतना बढ़ाया है कि हमारे कमाई के रास्ते खुल सके। दोनों संग मिलकर उन पैसों को बैठकर गिनती करते हैं, जिसके बाद सुबह गजोधर कहता है, तो क्या सोचा आपने? रात भर सोचने के बाद मैंने ये तय किया है कि जिस जादुई बर्तन से मुझे ये पैसे मिले हैं, उसे मैं बर्तन बेचने का काम खोलूंगा। उसी दिन गजोधर एक खाली पड़ी दुकान खरीदकर उसमें बर्तन बेचने का कारोबार शुरू करता है, जहां सतपाल आकर कहता है, अरे चाचा, जरा थाली दिखाना। तभी उसके बगल में बैठी पत्नी झुमरी कहती है, हाय दैया सजनवा, ईता उन्हें भाजी तरकारी वाले चाचा हैं जौन से हम कल सब्जी खरीद रहे। इतनी जल्दी धंधा हेर फेर कर डाला। अरे बिटिया, जो बीत गया वो बीत गया। अब ये पन्ना बर्तन भंडार ही मेरा पुख्ता काम है। गजोधर एक एक करके उन्हें कई बर्तन दिखाता है। तभी झुमरी की नजर कोने में रखी जादुई थाली पर पड़ती है। वो थाली की नक्काशी बड़ी नीक है। माफ करना, वो थाली बिकाऊ नहीं, दरअसल वो थाली इस बर्तन की दुकान की शोभा है। दोनों बर्तन खरीदकर गजोधर को पैसे देकर जाते हैं और गजोधर कहता है, ये इस दुकान की पहली कमाई है, जादुई थाली, इसे मैं तुम्हें सौंपता हूँ। हर एक दिन की शुरुआत गजोधर अपने जादुई थाली का बखान करके करता। कुछ ही दिन में उसके बर्तन की दुकान परवान चढ़ जाती है। दिन भर की कमाई को गजोधर जादुई थाली में डालता, जिसे वह जादुई थाली उसे 10 गुना करके लौटाया करती, जिससे वह घर बार, अच्छा खान पान सब कुछ हासिल करते हैं। इस जादुई थाली के चलते हम बूढ़े बुढ़िया के पास आज सब कुछ है। मगर पन्ना, उनका क्या, जिनके बेटे ब्याह के बाद अपने उस बुजुर्ग माँ बाप को भूल जाते हैं जो उन्हें माली बनकर खून से सींचकर बड़ा करता है। वही बच्चे उन्हें कांटों में लाकर छोड़ देते हैं। गजोधर जादुई थाली में अपनी सारी कमाई डालता है। तभी जादुई थाली उसे 10 गुना पैसे फेर कर लौटाती है, जिसे वह बुजुर्ग के खातिर एक आरामदायक वृद्धाश्रम बनवाकर वहां सुख सुविधा की तमाम चीजों की उपलब्धि करता है। हम बूढ़े बुढ़िया ने जो झेला है, वो अब उम्र के इस पड़ाव में किसी और बुजुर्ग को नहीं झेलना होगा। तुम्हारा शुक्रिया जादुई थाली, मैं आजीवन तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुमने सिर्फ न हमारा पेट भरा है, बल्कि अपनी जादुई शक्ति से हमको फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। इस तरह वह दंपत्ति आगे भी जादुई थाली का लगातार सदुपयोग करते हैं। कभी वह जादुई थाली से भूखे की भूख मिटाते, तो कभी बेसहारों का सहारा बनते थे। अरे बहू, ये क्या धीरे धीरे हाथ क्यों चला रही है? जल्दी जल्दी हाथों को चला, घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है। अरे माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा। तभी ममता निकिता के बाल पकड़ लेती है, जिसके बाद वो उससे कहती है, अरे वाह, देखो तो सही जरा कितनी कामचोर होती जा रही है। अरे सही से काम कर ले, नहीं तो तेरा मार मार कर वो हाल करूंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐसा करके ममता वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद निकिता बेचारी रोते हुए घर के काम करने लगती है और अपने मन में सोचती है, आज अगर मेरा पति मेरे ऊपर थोड़ा सा ध्यान देता या थोड़ी भी परवाह करता तो मेरी सास मेरे साथ ऐसा अत्याचार नहीं करती। ये सब मेरे पति की गलती है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बेचारी निकिता अपनी किस्मत के चलते रोने लगती है और घर के सारे काम करने लगती है। ऐसे ही ममता हर रोज निकिता के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती, क्योंकि निकिता का पति हर्ष उसे अपनी पत्नी नहीं मानता था। एक दिन हर्ष सुबह के समय घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। अरे कहाँ गए सब, दरवाजा खोलो। तभी निकिता आती है और दरवाजा खोलती है। जैसे वो दरवाजा खोलती है, हर्ष के साथ वो औरत को देखती है, जिसे देखकर निकिता हर्ष से पूछती है, अजी, ये औरत कौन है आपके साथ? अरे ये पूछने वाली तुम कौन होती हो? चलो मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे और मेरी पत्नी को अंदर जाने दो। हर्ष के मुंह से ऐसी बात सुनते ही निकिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
और वो हर्ष को देखती रह जाती है। हर्ष अपनी पत्नी राधिका को घर के अंदर ले आता है, जिसके बाद ये सब देख ममता हर्ष से कहती है, अरे बेटा, ये लड़की कौन है? ये सब क्या चल रहा है इस घर के अंदर? माँ, ये राधिका है, मेरी पत्नी। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ और इसके बिना मैं जी भी नहीं सकता। अरे बेटा, तू पागल हो गया है? एक पत्नी होने के बावजूद भी तू दूसरी पत्नी ले आया। ये तूने क्या किया? अब बेचारी निकिता का क्या होगा? ओहो हर्ष, इससे अच्छा तो हम मेरे घर चलते। कम से कम हम वहाँ सुकून से बैठ तो पाते। तुम्हारे घर में आते ही कलेश हो गया है। और तुम्हारी ये सो कॉल्ड माँ इतना भी नहीं पता कि नई नवेली बहू का स्वागत कैसे करते हैं। अरे राधिका, तुम परेशान मत हो। तुम्हारा स्वागत करने के लिए मैं हूं ना इस घर में। जाओ, तुम मेरे कमरे में जाकर आराम करो। इनसे मैं निपटता हूँ। हर्ष की बात सुनकर राधिका उसके कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद हर्ष अपनी माँ से कहता है, ऐसा होने वाला है ये तो मुझे पहले से ही पता था, इसलिए मैंने पहले ही सोच लिया था। अब आप दोनों में से कोई भी इस घर में नहीं रहेगा। मैं अपनी होने वाली पत्नी के साथ इस घर में रहूंगा, इसलिए अपना सामान पैक करो और फौरन यहाँ से निकल जाओ। अरे बेटा, ये तू क्या कह रहा है? तुझे पता भी है कि तूने कितनी बड़ी बात बोली है। इस उम्र में जरा ये तो सोच, तेरी माँ कहाँ जाएगी और उसका क्या होगा। इस वक्त मैं सिर्फ अपने प्यार के साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए तुम दोनों इस घर से दफा हो जाओ। हर्ष अपनी माँ और अपनी पत्नी निकिता को घर से धक्के मारकर निकाल देता है और घर का दरवाजा बंद कर देता है, जिसके बाद ममता रोने लगती है। जिस बेटे के चलते मैंने तुम्हारे ऊपर इतने अत्याचार किए, उस बेटे ने आज मुझे घर से ही निकाल दिया। इससे अच्छा तो ये होता कि मुझे कोई संतान ही ना हुई होती। अरे माँ जी, आप चिंता क्यों करती हो? मैं आपके साथ हूँ। मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। मैंने तेरे ऊपर कितने अत्याचार किए और तुझे कितना सताया, लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है बहू। आज से तू मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी समान है। ममता और निकिता वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद निकिता अपने सोने के कंगन बेचकर एक किराए का घर ले लेती है और थोड़ा खाने पीने का सामान डलवा लेती है, जिसके चलते उनके 1-2 दिन तो बीत जाते हैं, लेकिन फिर उनके घर में कुछ नहीं बचता। माँ जी, घर में जो था वो सब तो खत्म हो गया। मुझे कहीं काम ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हम घर नहीं चला पाएंगे। अरे बहू, तू अकेली काम नहीं करेगी। अभी तो मेरे हाथ पैर सही सलामत हैं। हम दोनों मिलकर काम करेंगे। ममता और निकिता दोनों ही काम ढूंढने जाती हैं, लेकिन दोनों में से किसी को भी कहीं काम नहीं मिलता। दिन भर यहाँ से वहाँ घूमने के बाद वो दोनों शाम ढले वापस घर लौटने लगती हैं। तभी ममता एक खेत में खराब ट्रक खड़ा देख कहती है, अरे बहू देख, ये तेरे बाबूजी का ट्रक है। उन्होंने मुझे ये ट्रक चलाना सिखाया था। काश आज वो जिंदा होते। ट्रक देखते ही ममता के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना माँ जी, हम ट्रक पर अपना एक ढाबा खोलें। ढाबे से हम अच्छा खासा कमा सकते हैं और फिर आपको ट्रक चलाना भी आता है। हम अपने ट्रक ढाबे को कहीं भी लेकर जा सकते हैं। ममता को निकिता का आइडिया बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो उससे कहती है, लेकिन बहू एक बात तो बताओ, हम ये सब कैसे करेंगे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं माँ जी। तभी ममता की नजर उसके गले में पड़े मंगलसूत्र के ऊपर पड़ती है। अरे बहू, जब तेरे बाबूजी इस दुनिया में ही नहीं रहे तो मैं उनकी निशानियां अपने गले में डालकर क्यों रखूं? मैं इस मंगलसूत्र को बेच दूंगी, जिससे हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे और उन पैसों से मैं हमारे इस बेकार ट्रक को ठीक करवाकर इसे ट्रक ढाबा बनवा दूंगी। लेकिन माँ जी, आपने आज तक इस मंगलसूत्र को अपने गले से भी नहीं उतारा और आप इसे बेचने की बात कर रही हो। रहने दो माँ जी, ये बाबूजी की आखिरी निशानी है। अरे बहू, इस निशानी को रखकर मैं क्या करूंगी? मेरे लिए तुझसे बढ़कर अब कुछ नहीं है। ममता अपना मंगलसूत्र उतार कर सुनार की दुकान पर बेच देती है, जिसके बाद उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं। उन पैसों से वो दोनों ट्रक ढाबा शुरू करते हैं, जिसमें वो छोले चावल, पूरी सब्जी, रोटी, नान और रायता रखते हैं। ममता ट्रक चलाती और निकिता ट्रक के ऊपर बैठकर खाना लोगों को बेचती, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है। शाम तक वो खूब सारे पैसे कमा लेते हैं। अरे बहू ये देख, आज तो हमने अच्छे खासे पैसे कमा लिए। इतने पैसे तो हमने कभी कमाई भी नहीं होंगे। माँ जी, गांव के सभी लोगों को हमारे हाथों का बना हुआ खाना बहुत पसंद आ रहा है। अब तो बस इसी लगन के साथ हमें अपना काम और आगे बढ़ाना है। उस रात निकिता और ममता दोनों सास बहू पेट भरकर खाना खाती हैं और सो जाती हैं। अगले दिन फिर से वो अपना ट्रक ढाबा लेकर गांव में पहुंच जाती हैं और उनका ट्रक ढाबा देखते ही गांव के सभी लोग उनके पास आ जाते हैं और उनके ट्रक के ढाबे से खाना खाना शुरू कर देते हैं।
अरे अरे, पहले मेरा ऑर्डर लो। मुझे राजमा चावल और रायता और इसके साथ नान चाहिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो तुम्हारा ऑर्डर और आराम से बैठकर खाओ। अरुणा अपना खाना लेकर आराम से बैठकर खाती है। खाना उसे बहुत स्वादिष्ट लगता है, जिसके बाद वो निकिता को पैसे देती है और वहाँ से चली जाती है। देखते ही देखते कुछ ही देरी में निकिता और ममता के ट्रक ढाबे का खाना खत्म हो जाता है और वो वापस अपने घर लौट आते हैं। माँ जी, अब मुझे लगता है कि हमें खाना थोड़ा ज्यादा बनाना होगा, क्योंकि इतना खाना तो हम बनाते ही नहीं जितना लोग हमसे मांगते हैं। हाँ बहू, बिल्कुल सही कहा तूने। अब हम अपने खाने की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। दोनों सास बहू थोड़ा ज्यादा खाना बनाने लगती हैं। वो अपने गांव में बेचने के बाद दूसरे गांव में भी चली जाती हैं, जिसके चलते ट्रक ढाबा 3 से 4 गांवों में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है और वो ट्रक ढाबे की मदद से अपनी सभी परेशानियों को दूर कर लेती हैं और अच्छे से रहने लगती हैं। अब उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं होती और वो खुशी खुशी रहने लगती हैं। नई चुड़ैल बहू का जादुई लहंगा। शोरूम में लहंगा पहनकर रील बनाते हुए। हाय हाय लाइट करा दे मेरे काले बाल वे कितों सजा के रखा सूट पुरानिया। मैनू लहंगा ला दे महंगा जा मर जानिया। इन्ने पैसे दस तू किथे लेकर जानिया। वे मर जानिया। ये बन गई मेरी रील, अब अपलोड करूंगी। मैडम, अगर आपको ये लहंगा लेना है तो बता दीजिए। आप फ्री में रील्स मत बनाइए प्लीज, ये अलाउ नहीं है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, अगर थोड़ी सी देर के लिए मैंने आपका लहंगा पहनकर ट्राई कर लिया तो इसमें क्या ही जा रहा है। वैसे भी मैं फेमस होंगी तो आपका लहंगा फेमस होगा, जिसे देखकर लोग यहाँ पर खरीदने आएंगे। आपको ये लहंगा चाहिए तो बताइए, वरना टाइम वेस्ट मत कीजिए। हाउ कुड यू से दिस टू मी? अब मुझे यहाँ से शॉपिंग नहीं करनी, मैं कहीं और से लहंगा ले लूंगी। मैम सॉरी, आप यहीं से ले लीजिए ना लहंगा ये वाला। नहीं, मुझे नहीं लेना अब। रागिनी क्यों नखरे कर रही हो, ले लो इसे ही। तुम तो मत ही बोलो, अपने लिए शेरवानी खरीद कर बैठ गए हो ना, लेकिन मुझे चाहिए बढ़िया से बढ़िया लहंगा। तुम जानते हो ना, उस लहंगे को पहनकर मैं तुम्हारे सामने आऊंगी, शर्माऊंगी और नाचते हुए स्टेज पर जाऊंगी। कोई चाहे कितना रोके, करूंगी प्यार। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार। मैं फैन हुई उनकी, मेरे सैया सुपरस्टार। ये चुड़ैल और कितनी बार अपनी अदाओं से मेरा दिल लूटेगी। जिन्हें मेरा दिल लुटिया ओहो, जिन्हें मैंने मार सटिया ओहो। उनका डांस देखकर स्टाफ उन्हें भगा देता है, जिसके बाद दोनों दूसरे मॉल जाकर लहंगा ढूंढते हैं। रागिनी कहती है, जान, मुझे ये रेड और गोल्डन कलर का लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे ऊपर बहुत खलेगा। मैं इसे ट्राई करूं? नहीं, तुम यहाँ ट्राई करोगी तो फिर से लहंगा पहनकर रील बनाओगी। घर चलो, परसों हमारी शादी है, तभी पहन लेना। सुनिए, आप इसे पैक कर दीजिए। माधव, क्या है, तुम्हें जरा सी मुझे मेरे मन की भी करने दिया करो। तुम्हारी मन की ही हो रही है। घर पहुँच जाओ, तुम्हारी मेहंदी भी लगेगी, फिर हल्दी भी, और मुझे भी तो घर पर काम है। ठीक है, खड़ूस होने वाले भूतिया पति। इस तरह माधव वो लहंगा लेकर रागिनी को दे देता है और कार से उसे अपने ससुराल ड्रॉप कर देता है। तभी रागिनी की चुड़ैल माँ मोहिनी आकर कहती है, ले आई मेरी बेटी महंगे वाला लहंगा दामाद जी को लूटकर। हाँ मम्मी, मैंने तो उन्हें बहुत चक्कर कटवाए। आप तो जानती हैं, आसानी से लहंगा पसंद नहीं आ रहा। बड़ी मुद्दतों के बाद मुझे लहंगा पसंद आया। ओके मम्मी। रागिनी की माँ चली जाती है। तभी रागिनी अपनी शादी का जोड़ा पहनकर कहती है, हाय मर जावा, गुड़ खाकर मैं इतनी सुंदर भी हो सकती हूँ, पता नहीं था। मेरा बस चले तो रोज लहंगा पहनूं। उन्होंने वहां तो रील बनाने नहीं दी, यहाँ बना लेती हूँ। पता नहीं शादी में रील बनाने का मौका मिले या ना मिले। सबकी बारातें आई हो, सबकी बारातें आई, डोली तो भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना। नाचते नाचते रागिनी गिर जाती है, जिससे उसका लहंगा फटने की आवाज आती है। ये देखकर वो कहती है, अरे मोरी मैया, ये क्या, मैंने अपने लहंगे का शादी से पहले ही स्वाहा कर दिया। अब माँ मुझे छोड़ेंगी नहीं और माधव जी तो जान ही ले लेंगे मेरी। लहंगा कैसे ठीक होगा? जादू करती हूँ। शिन शिन शू, शिन शिन शू। चुटकी बजाकर रागिनी अपना लहंगा ठीक करने की कोशिश करती है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता और रोते हुए अपने स्वर्गवासी पिता की तस्वीर देखकर वो कहती है,
पिताजी अब क्या होगा? आपकी बेटी की शादी कैसे होगी? मेरा लहंगा फट गया, मैं बहुत मुश्किल में आ गई हूँ, लगता है अब मेरी शादी नहीं हो पाएगी। ये कहकर वो अपने हल्दी और मेहंदी की रस्म में चली जाती है। तभी उसके भूतिया पिता की आत्मा आकर कहती है, मैं अपनी बच्ची को ऐसे परेशान नहीं देख सकता, मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। मैं इसके लहंगे को जादुई लहंगा बना दूंगा जिससे उसके ससुराल वाले बहुत खुश रहेंगे। तभी चुटकी बजाते ही वो लहंगा एक चमचमाता नया लहंगा और जादुई लहंगा बन जाता है, जिसकी खबर रागिनी को नहीं होती। तभी वो अपने कमरे में जाकर लहंगे को देखती है। अरे मेरा लहंगा तो फट गया था, ये इतना शाइन कैसे कर रहा है? ठीक कैसे हो गया? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। किसी से पूछ भी नहीं सकती वरना पता चल जाएगा। छोड़ो, जिसने भी मेरा महंगा लहंगा ठीक किया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन दोनों भूत और चुड़ैल की शादी धूमधाम से हो जाती है, जहाँ उसकी सास प्रेमा चुड़ैल कहती है, बहू तेरा लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है, एक डांस तो कर दे मेरे बेटे के साथ। जरूर माँ जी। हम तुझको उठा कर ले जाएंगे, डोली में बिठा कर ले जाएंगे। अरे तू हाँ कर या ना कर, तेरी मर्जी सोनिए। हम तुझको उठा कर ले जाएंगे, डोली में बिठा कर ले जाएंगे। हम घर में कहीं छुप जाएंगे। रागिनी के डांस करते ही उसके लहंगे से सोने के सिक्के की बरसात होने लगती है। ये देखकर सास कहती है, अरे वाह बहू, तेरे लहंगे से तो सोने के सिक्के निकल रहे हैं। महंगे वाला लहंगा बनवाया है लगता है। भला मेरे लहंगे से सोने के सिक्के कैसे निकल सकते हैं? ये कैसा जादू है? हाँ माँ जी, महंगा है बहुत। चलो तुम दोनों थक गए होगे, गृह प्रवेश करती हूँ। प्रेमा के गृह प्रवेश करते ही उसके लहंगे में से तेज रोशनी निकलती है और सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। भला मैंने इतना भी लहंगा नहीं महंगा दिलाया जो सोने के सिक्के निकलने लगे। जरूर इसने ही कारस्तानी कर ली होगी अपने जादू से, माँ का दिल जीतने के लिए। अरे वाह वाह भाभी, आपका लहंगा तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपके लहंगे से जो पैसे निकल रहे हैं, क्या उससे आप मेरी थोड़ी मदद करेंगी? मुझे अपने लिए आईफोन लाना था। अरे हाँ हाँ ननद जी, ये सारे सोने के सिक्के आपके हैं मेरी तरफ से। लगता है मेरी चुड़ैल बहू खजाने की देवी है। देखो तो ससुराल में आते ही पैसे बरसाने शुरू कर दिए। इससे पता है इसके ससुराल वाले कितने गरीब हैं। अरे माँ जी, खुद को ऐसे गरीब मत कहिए, अब तो मैं आ गई हूँ तो पैसा ही पैसा है। तभी रागिनी के भूतिया ससुराल वाले उसे झूले पर बिठाकर कहते हैं, बहू तुझे घर में अब से काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तू महारानी की तरह फरमाइश कर, तुझे जो चाहिए हमें बता। अरे भाभी, आप मुझसे कहना, आपके सारे कपड़े मैं प्रेस करूंगी, जो बोलोगी वो खिलाऊंगी। वड़ा पाव, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, नान, छोले, पूड़ी। ठीक है माँ जी। ऐसे ही रागिनी चुड़ैल के ससुराल वालों को पैसों की जरूरत होती है, तो रागिनी थोड़ा अपने जादुई लहंगे से उनकी मदद कर दिया करती थी। शाम को रोते हुए एक बूढ़ा उसके पास आकर कहता है, अरे बेटा, मेरी मदद करो, मेरी पोती बहुत बीमार है और मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरी मदद करो। बाबा आप अंदर आइए और खाना खा लीजिए, मैं पैसे लाती हूँ। तभी रागिनी खाना देकर उसे चली जाती है और अपना जादुई लहंगा पहनकर जैसे ही चलती है तो फिर से सोने के सिक्के निकलते हैं। इन सोने के सिक्कों को वो उन बाबा को देकर कहती है, बाबा ये सोने के सिक्के हैं, इन्हें बेच देना, उन पैसों से आपकी बहुत मदद हो जाएगी और खाना खा लीजिए। अरे बस बेटा, पेट भर गया। ऐसे ही तू हर गरीब की मदद करके उनका मसीहा बनना बेटा। वो पैसे लेकर चले जाते हैं। तभी सास बहू के पास अच्छा अच्छा खाना लाकर कहती है, ले बहू, मैं तेरे लिए अटरम शटरम लेकर आई हूँ, खा ले, बहुत बढ़िया बनाया है। अरे वाह 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 वाह, जानती हूँ आपको बदले में कुछ चाहिए, बताइए क्या चाहिए। अब बहू, मैंने कभी सोने का हार या सोने की अंगूठी और कंगन कुछ नहीं पहना, इसलिए तू मुझे सोने के सिक्के दे दे ताकि मैं उनसे सोने के जेवर बनवा लूं। आधे तू ले लेना, आधे मैं। अरे माँ जी, इतनी सी बात बस। तभी रागिनी कमरे में जाकर अपना लहंगा पहनती है। उसके चलते ही उसे बहुत सारे सोने के सिक्के बरसते हैं। इन सिक्कों से बहुत सारे बनवाकर प्रेमा चुड़ैल गहनों से लद जाती है। एक दिन रागिनी कहती है, मेरे जादुई लहंगे की वजह से सब खुश है, पर आखिर जादुई लहंगा कैसे बना? तभी उसके पिता की आत्मा उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, मेरी बेटी मुझसे कुछ मांगे और मैं पूरा न करता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? पापा आप?
ये कहकर उसके पिता गायब हो जाते हैं और रागिनी चुड़ैल अपने पिता के प्यार को समझ जाती है और अपने जादुई लहंगे के राज को राज बनाए रखती है और दूसरों की इससे मदद भी करती है।